क्या आपने कभी सोचा है कि धरती की सबसे लोनली एंड आइसोलेटेड प्लेस कहाँ है? एक ऐसी जगह है जहां से सबसे नजदीकी इंसान भी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर है। जो इसे बना देता है ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, यानी वो जगह है जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जगह आखिर है कौन सी? तो हम आपको बता दें, ये है पॉइंट नीमो, यानी हमारी धरती की सबसे लोनली एंड मिस्टीरियस प्लेस, जो है प्रशांत महासागर के बीचों बीच। ये जगह इतनी दूर है कि यहाँ ना तो कोई जमीन है और ना ही किसी इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान। इनफैक्ट यहाँ से नियरेस्ट लैंड लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंसानों की कंपेयर में यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस ज्यादा करीब होते हैं। जी हाँ, इतनी दूर कि कोई इंसानी आवाज भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मगर 1977 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को एकदम से सुर्खियों में ला दिया और वैज्ञानिक तक मानने लगे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा देव क्रिएचर रहता है। सालों तक लोग इस कहानी पर यकीन करते रहे, मगर फिर आया सच सामने जो चौंकाने वाला था। आखिर क्या था वो सच? आइए डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी प्लेस पर जहां जाने की ब्रेवरी शायद ही किसी में हो। वैसे तो शुरू से ही महासागरों ने इंसानों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, मगर 1977 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पैसिफिक ओशन में एक बार फिर वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट बढ़ गया। और इसके लिए जिम्मेदार थी एक ऐसी आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम और एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था। ये आवाज सबसे पहले अमेरिका की एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड हुई थी, मगर सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये आवाज 5000 किलोमीटर दूर मौजूद क्रैक में भी रिकॉर्ड हुई थी। जैसे ही ये घटना घटी, इस आवाज की लोकेशन के बारे में जानने के लिए अनुमान लगाए जाने लगे। तब पता चला कि ये आवाज साउथ पैसिफिक ओशन में जनरेट हुई थी और इसे ब्लूप कहा गया। मगर अभी तक कोई नहीं जानता था कि इसका असली कारण क्या है। हालांकि लगातार रिसर्च की गई ताकि ब्लूप के बारे में जानकारी हासिल की जा सके, क्योंकि ये आवाज इतनी डरावनी थी कि इसकी कल्पना करना मुश्किल था। शुरू में सोचा गया कि ये किसी बहुत बड़े जीव की आवाज होगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये महासागर का सबसे रिमोट एरिया है जहां इतना बड़ा कोई जीव ही नहीं पाया जाता। इसी वजह से सालों तक रिसर्च के बावजूद इस आवाज का सच सामने नहीं आ पाया, जिसकी वजह से लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि इस महासागर के इस हिस्से में कोई डिवाइन क्रिएचर रहता है। शायद यही वजह है कि ये इलाका इतना सुनसान है। ऐसे ही साल गुजरते गए, मगर फिर आया 2012। यही वो साल था जब इस डरावनी आवाज का सच दुनिया के सामने आने वाला था। असल में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने एक बयान जारी किया जो काफी चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि 1977 में जो आवाज रिकॉर्ड की गई थी वो किसी डिवाइन क्रिएचर की नहीं बल्कि ग्लेशियल मूवमेंट की थी। यानी इस हिस्से में कोई ग्लेशियर है जिसके हिलने की वजह से ये डरावनी आवाज जनरेट हुई थी। मगर ये भी केवल एक थ्योरी है और इसे 100% यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता था। कोई नहीं जानता कि सच क्या है, मगर हाँ, इतना तो साफ है कि जिस बिंदु पर यह आवाज रिकॉर्ड हुई थी वो दुनिया का सबसे डिसोल्यूशन पॉइंट है और आज इस जगह को पॉइंट नीमो कहा जाता है। ये इतना स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से जमीन का सबसे नजदीकी हिस्सा 2688 किलोमीटर दूर है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लैंड तो है लेकिन कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि ये साउथ पोल है जिसे दुनिया का सबसे विशाल महाद्वीप कहा जाता है, जहाँ कोई भूल कर भी नहीं आना चाहता। अगर आबादी वाले लैंड की बात की जाए तो पॉइंट नीमो से सबसे करीबी आबादी वाला लैंड चिली का तट है, जो 3334 किलोमीटर दूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये दुनिया से इतनी दूर है तो हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? आखिर इसकी खासियत क्या है? तो हम आपको बताएं कि दुनिया से कटे रहने के बावजूद ये जगह बेकार नहीं है। असल में यहाँ कुछ ऐसा दबा हुआ है जिसे बनाने में इंसानों ने कई सदियां गुजार दी और जिस पर करोड़ों अरबों डॉलर का खर्च किया गया था, मगर अब वो यहाँ दफन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या दफन है? तो हम आपको बता दें कि पॉइंट नीमो टूटी हुई सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के टुकड़ों का एक जीता जागता कब्रिस्तान है। अब सवाल ये है कि आखिर इसे सैटेलाइट और रॉकेट के टुकड़ों का कब्रिस्तान क्यों बनाया गया, और वो भी दुनिया में केवल इसी जगह पर? साथ ही सवाल तो ये भी है कि पॉइंट नीमो के डिस्कवर होने से पहले ये सैटेलाइट्स कहाँ गिरती थी और इन्हें कहीं गिराने की जरूरत ही क्यों थी?
तो इसका जवाब पॉइंट निमो की विशेषताओं में है, जिसके कारण ये जगह इतनी हेडलाइंस पे रहती है। पॉइंट निमो साउथ पैसिफिक ओशन में 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ रूस के साथ साथ पाकिस्तान जैसे 6 से 7 देश फिट हो सकते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े क्षेत्र में इंसानों का नामो निशान नहीं है। यही नहीं, इंसान तो छोड़िए, यहाँ तो समुद्री जीवन भी ना के बराबर है। ऐसा क्यों है? इसके लिए वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की, जिससे एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ की कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग है, जिससे यहाँ सी लाइफ के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल है। असल में यहाँ न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर हैं और पानी का तापमान साल भर ठंडा रहता है। और इसका कारण है पानी का तेज बहाव, जो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को बहाकर ले जाता है। साथ ही ये महासागर बहुत गहरा है। इसकी गहराई लगभग 3700 मीटर यानी 12100 फीट है, जहां तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता और केवल एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में जिंदा रहने वाले जीव ही यहाँ पनप सकते हैं। पॉइंट निमो की बात की जाए तो इसको कनाडा के एक इंजीनियर ने 1992 में खोजा था, मगर इसका पहली बार उपयोग 2001 में किया गया। वो भी तब जब एक स्पेस एजेंसी ने इसे अपने अंतरिक्ष यान के अवशेषों को गिराने के लिए चुना था, क्योंकि ये किसी एक देश की टेरिटरी में नहीं आता, बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स का हिस्सा है। इसलिए दुनिया का कोई भी देश इसका उपयोग कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया की हर स्पेस एजेंसी को अपने ऑब्जेक्ट्स यहाँ गिराने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो अमेरिका हो या रूस। अगर बात की जाए यहाँ गिराए जाने वाले पहले स्पेस ऑब्जेक्ट की, तो 23 मार्च 2001 को रूस के मीर स्पेस स्टेशन को यहाँ गिराया गया था। पता है क्यों? क्योंकि 15 साल तक ये स्पेस में था और अब इसकी एफिशिएंसी नहीं बची थी, इसीलिए रूस ने इसे डी ऑर्बिट कर दिया। इसके बाद ही ये जगह सबकी नजरों में आई और बाकी स्पेस एजेंसियां भी अपने स्पेस ऑब्जेक्ट्स को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगी, जिसकी वजह से देखते ही देखते ये स्पेस क्राफ्ट्स गिराने के लिए वर्ल्ड की फेवरेट प्लेस बन गया। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 23 साल में ही यहाँ 260 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट के मलबे दफन हो चुके हैं और ये मलबा अब और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब इसका हिस्सा बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS। असल में आप तो जानते ही हैं कि ISS को 2030 तक डीकमीशन कर दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि स्पेसक्राफ्ट को इतना पैसा खर्च करने के बाद बनाया जाता है, तो फिर इन्हें ऐसे ही डंप क्यों कर दिया जाता है? क्या इनका कोई और यूज नहीं किया जा सकता? तो हम आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट भले ही कितना भी पैसा खर्च करके बनाया गया हो, मगर वो हमेशा के लिए नहीं बनते। उनकी एक्सपायरी डेट पहले ही निर्धारित की जाती है और उसके बाद उनका वॉलंटरी क्रश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर कभी भी ऑर्बिट से निकलकर जमीन पर अनकंट्रोल्ड मेथड्स से गिर सकते हैं। इसलिए इनका डीकमीशन किया जाता है, क्योंकि दुनिया पहले ही एक ऐसी घटना को देख चुकी है जिसमें एक सैटेलाइट अनकंट्रोल हो गया था और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया था। असल में ये बात है 1978 की। इसकी बात करें तो उस साल कॉस्मोस 954 नाम के एक सोवियत सैटेलाइट के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिससे पूरी दुनिया डर गई थी। दरअसल इस सैटेलाइट में कोई समस्या आ गई थी, जिसके कारण इसका कांटेक्ट बेस स्टेशन से टूट गया था और ये बेकाबू होकर अपनी ऑर्बिट से निकलकर धरती की ओर बढ़ने लगा। और बस फिर वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को डर था। धरती में अनकंट्रोल्ड एंट्री करने के बाद ये जलकर नष्ट हो गया, लेकिन इससे निकलने वाले न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पूरे नॉर्थ कनाडा में फैल गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सफाई के लिए एक विशेष मिशन लॉन्च करना पड़ा, जिसमें भारी खर्च आया था। हालांकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया को समझ आ गया था कि न्यूक्लियर के जरिए सैटेलाइट चलाने का सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यही वजह है कि एक्सपायरी डेट पर इन सैटेलाइट्स को क्रश करवाकर डंप कर दिया जाता है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस सैटेलाइट के मलबे को कहीं भी गिराया जा सकता था, तो फिर पॉइंट निमो ही क्यों? तो हम आपको बताएं कि इसे ऐसे ही कहीं भी नहीं गिराया जा सकता। अगर क्रश करके इसे कहीं भी गिरा दिया जाए तो इससे निकलने वाला मलबा धरती पर इंसानों पर गिर सकता है, जो उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि इसे सुनसान इलाकों में ही गिराया जाता है, जिसे अब पॉइंट निमो कहा जाता है। हालांकि पॉइंट निमो की खोज से पहले भी इसे पैसिफिक ओशन में ही गिराया जाता था, क्योंकि ये एक रिमोट एरिया है। अगर इन्हें क्रश करने के मेथड की बात की जाए तो जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट क्रश करना हो तो उसमें लगे
थ्रस्टर्स की मदद से पहले उसे ऑर्बिट से निकाला जाता है और फिर जब वो जमीन के करीब आ जाता है तो इंजीनियर इसकी दिशा को पॉइंट निमो की तरफ मोड़ देते हैं और वहां जाकर इसे क्रश कर देते हैं, जिससे ये सैटेलाइट के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। हालांकि इन्हें क्रश करके रिमोट जगहों पर पहुंचाना भी आसान काम नहीं होता, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करते हैं और इनका तापमान भी 3,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे वो एक फायर बॉल की तरह बन जाते हैं और यही तापमान उनमें लगे मेटल्स को पिघलाकर राख कर देता है, जिससे ज्यादातर मामलों में मलबा गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। हालांकि कभी कभी कुछ मलबा जमीन पर भी गिरता है, जो अगर आबादी के ऊपर गिर जाए तो भारी नुकसान कर सकता है। यही कारण है कि इन्हें पॉइंट निमो के 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंसानों से दूर गिराया जाता है। यही वजह है कि पॉइंट निमो इतना खास है और इसे सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम आखिर पॉइंट निमो ही क्यों रखा गया है। एक्चुअली पॉइंट निमो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब कोई नहीं होता है। असल में इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ना इंसान रहते हैं और ना ही समुद्री जीव। साथ ही ये लोकेशन भी ऐसी है जहाँ से जहाज भी नहीं गुजरते। इस जगह का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट निमो में फंस जाए तो केवल जहाज के जरिए मदद आने में भी 2 हफ्ते का समय लग सकता है, क्योंकि 3,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाले हेलीकॉप्टर्स तो पूरी दुनिया में गिने चुने ही हैं। और इस बात में भी कोई दावा नहीं किया जा सकता कि बिना रिफ्यूलिंग तक एयरक्राफ्ट इतना लंबा सफर तय करके वहां तक पहुंच सके। तो अगर किसी को पॉइंट निमो में मदद चाहिए तो उसे 2 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे ये भी माना जाता है कि इस जगह का नाम जूल्स वर्न की किताब के एक कैरेक्टर कैप्टन निमो के नाम पर रखा गया है, जिसने अपने जीवन को अकेलेपन में ही जीना चूज किया था। और ये नाम इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि यहाँ बसने वाले किसी भी क्रिएचर का पार्टनर केवल बॉटमलेस सी है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको नहीं लगता कि चाहे समुद्र हो या धरती का कोई भी पार्ट, इतना सारा स्पेस डेब्रिस वहां जमा करना कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह साबित होगा? क्योंकि अभी तक कोई नहीं जानता कि वहां पर कौन कौन से जीव रहते हैं। क्या पता वहां कोई ऐसा जीव हो जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का खास पार्ट हो, लेकिन इस मलबे की वजह से उसकी जान पर आफत आ जाए, जिसके कारण शायद हो सकता है हमारी धरती को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस मलबे की वजह से समुद्र का पानी प्रदूषित हो जाए। और ये तो आप जानते ही हैं कि धरती पर एक ही समुद्र है, बस अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने उनके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो अपनी राय को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।